रही सूफी जल्दी से खड़ी होकर अपने कपड़े दुरुस्त करते हुए दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और बाहर भाग गई। सूफी ने ना मुझसे कोई बात की ना ही मेरी तरफ देखा, बस परेशान हाल भागती हुई केबिन से निकलकर बाहर चली गई और मैं इसे जाता देखता रहा। इसकी हालत और यूं उसके भागने से मुझे यकीन हो चला कि सूफी अब अंदर नहीं आएगी। मैंने कुछ देर बेकार सा इंतजार किया मगर सूफी अंदर नहीं आई। तो मैंने अपना हुलिया दुरुस्त किया और केबिन से बाहर आया तो वो सांवली कच्ची कुल्ली काउंटर पर बैठी हुई थी। इसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी तो इसने बड़े गौर से सवालिया नजरों से मुझे देखा, जैसे इसने मेरी चोरी पकड़ ली हो। मैं बाहर निकलकर उधर उधर देखते हुए सूफी को ढूंढा तो सूफी मुझे पूरे पार्लर में नजर न आई। मैं दूसरे केबिनों में देख आया मगर सूफी का नाम वो निशान तक ना नजर आया। मुझे यूं फिरता देखकर वो लड़की बोली, भाई बाजी चली गई हैं और वो कहकर गई थीं कि अब बाहर आओ तो आपको बता दूं कि उनको घर में जरूरी काम पड़ गया है, इसलिए वो जा रही हैं और आप उनका इंतजार मत करें। लड़की के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। मैंने इससे पूछा कि कब गई थी तो वो लड़की बोली, उनको तो 10 मिनट हो गए हैं। मैंने इससे ज्यादा तफसील नहीं पूछी क्योंकि मुझे अच्छी तरह इल्म था कि वो क्यों गई है। घर का तो बहाना था, असल वजह तो सूफी को अपने किए पर शर्मिंदगी थी जो वो जुनून में कर गुजरी थी। मैं बाहर निकलने लगा तो वो लड़की बड़े स्टाइल से मुझे मुखातिब करके बोली, बात सुने। मैं बाहर निकलते इसकी तरफ घूम कर देखते हुए बोला, जी फरमाएं। वो लड़की बोली, अपने बाजी को कुछ कहा था? तो मैंने कहा, क्यों क्या हुआ? तो वो कहने लगी, बाजी रोते हुए गई थी। मैंने इसको जवाब देने की बजाय बाहर का रास्ता इख्तियार किया और चुप करके पार्लर से निकला और मार्केट से निकलकर मेरे रुख असद के घर की तरफ हो गया। कुछ देर बाद में असद के घर के बाहर खड़ा बैल बजा रहा था। कुछ देर बाद असद ने दरवाजा खोला और जैसे ही इसने सर दरवाजे से बाहर निकाल कर मुझे देखा तो उसके मुंह से बस इतना ही निकला, तुम? और फिर उसकी आंखें बाहर को निकल आईं और रंग जर्दी माइल हो गया। वो सकते के आलम में खड़ा मुझे देखने लग गया। मैंने बड़े शोख लहजे से इसे मुखातिब करते हुए कहा, वो मामा हाँ में ही हूं, तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? तो असद हल्काती हुए बोला, मेरा मतलब कि तुम अचानक आए हो। बात करते हुए असद मुझे बड़ी मानी खेज नजरों से देख रहा था। शायद वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे उज़्मा वाले वाकया का इल्म है कि नहीं। मैं आगे बढ़ा और उसका कान पकड़ते हुए इसे पीछे धकेल कर अंदर दाखिल हो गया और असद को कहा, किस दुनिया में पहुंचा हुआ है? क्या हुआ है तुझे? इतना डर सा क्यों है? असद को यकीन हो चुका था कि मुझे उज़्मा के वाकया का इल्म नहीं है और न ही मैंने अपने रवैये से इसे जाहिर होने दिया कि मुझे वाकई सब कुछ इल्म है। असद बोला, कुछ नहीं यार, बस रात से मेरी तबीयत खराब है, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। मैं आगे टीवी लाउंज की तरफ बढ़ गया और असद गेट बंद करने लग गया। मैं चलता हुआ लाउंज में पहुंचा तो मेहरी कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। नजरों से नजरें मिले, दिल के तार छड़े और मेहरी की आंखों से मोहब्बत भरा पैगाम मिला। मेहरी का चेहरा गुलाब की तरह खुला और उसके गुलाबी होंठों पर मुस्कान आई। वो चलती हुई मेरे करीब से करीब तर हुई और अपना मखमली हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। मैं जो इसके रसीले लहराती हुई कमर में गुम था, इसके यूं अपने सामने हाथ करने से चौंक पड़ा और अपना हाथ उसके हाथ में देकर राजीनामे का इजहार किया। मेहरी मेरी हथेली में उंगली फेर कर और मेरे हाथ को हल्का सा दबाकर चहक कर बोली, खैर है, आज चांद किधर से निकल आया? मैंने इसे कुछ कहने से पहले गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो असद को आता देखकर चुप कर गया और अपना हाथ उसके हाथ से छिड़वाते हुए कहा, बस वैसे ही बाजार आया था तो सोचा कि बेवफा लापरवाह लोगों से मिलता जाऊं। मेहरी ने मेरी तरफ चौंक कर देखा और बोली, जनाब हम कैसे बेवफा और लापरवाह ठहरे? मैंने कहा, बैठने की अगर इजाजत हो तो बैठ कर बताऊं। वो मेहरी झींप कर बोली, वो सॉरी, तशरीफ रखिए। मैं सोफे पर टांग रख कर बैठ गया। मेहरी 1 मिनट कहकर किचन की तरफ चली गई और असद आकर मेरे सामने बैठ गया। वो अब भी कंफ्यूज था और किसी गहरी सोच में गुम था। मैंने शोखी से इसकी आंखों के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो। असद ने चौंक कर मेरी तरफ नजरें की। मैंने कहा, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? असद बोला, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही तबीयत खराब थी। मैंने कहा, इसका मतलब है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? असद जबरदस्ती से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है? मैंने कहा, तो मामा मोड सही कर ऐसे मुंह बनाया हुआ है जैसे किसी फोतगी पर बैठा हो। असद खुद को संभालते हुए बोला, और सुना, क्या हाल चाल है, काम कैसा जा रहा है? मैंने कहा, तुम्हें क्या लगे कोई मेरे आजिए? असद बोला, क्या मतलब? इतनी देर में मेहरी भी ट्रे में कोल्ड ड्रिंक लेकर चली आ रही थी। मैंने मेहरी की तरफ देखते हुए कहा, जो मेरी ही तरफ बड़ी नशीली आंखों से देख रही थी। मैं बोला, भाई तुम अमीर लोग हो, हम गरीब मर भी जाएं तो तुमको क्या फर्क पड़ेगा? असद जो खुद को संभाल चुका था अपनी टोन में आकर बोला, यार आगे भी बताओ हुआ क्या है? मैंने कहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 15 दिन अस्पताल और घर पड़ा रहा मगर जनाब को खबर तक ना हुई। असद तो कुछ खास हैरान परेशान ना हुआ मगर मेहरी एकदम चौंक कर बोली, हाय कब हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ, क्यों हुआ? मेहरी की परेशानी में अपना पिन था मगर असद की हैरानगी में बनावट थी। असद ने भी ऐसा ही कुछ रिएक्ट किया। मैंने ट्रे से गिलास उठाते हुए चुस्की लेकर सारी रुदात सुनाई।
मैंने असद को यह भी जाहिर न किया कि मैंने इसे बाजार में देखा था। मेहरी और असद मुझसे एक्सक्यूज और गल्ला भी करने लगे कि हमें किसी ने बताया नहीं। मैं थोड़ा हैरान भी हुआ कि कल आंटी को बताया था तो इसने उनको नहीं बताया। कुछ देर ऐसे ही हम बातें करते रहे। मैंने आंटी का पूछा तो असद ने बताया कि आज वो लाहौर गई हैं, दुकान के लिए कुछ सामान खरीदना था। मैं हूं करके खामोश हो गया। इतने में जुमा की अजान होने लगी तो असद बोला, चलो यासिर जुमा पढ़ कर आते हैं। मैंने कहा, यार मैं तो 1:30 बजे वाला पढ़ आया हूं। असद ने टाइम देखते हुए कहा, ठीक है तुम बैठो, मैं जुमा पढ़ कर आया, फिर बैठ कर बातें करते हैं। ये कहते हुए असद बाहर निकलते हुए मेहरी को कह गया कि गेट बंद कर ले। कुछ देर बाद असद की गाड़ी से टॉट होने की आवाज आई और कुछ देर बाद गेट लॉक होने की आवाज सुनते ही मेरे जिस्म ने अंगड़ाई ली कि अब मौज ही मौज है। मेहरी गेट बंद करके टीवी लाउंज में आते ही बड़ी हैरानगी से बोली, यासिर आज तो मौजिजा हो गया। मैंने सौलिया नजरों से इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों क्या हुआ? मेहरी मेरे पास सोफे पर बैठती हुई बोली, यार असद पहली दफा जुमा पढ़ने गया है। मैंने हैरान होते हुए कहा, क्यों क्या पहले नहीं जाता था? मेहरी ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं यार इसने तो कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा। मैंने हूं किया और कहा, चलो अच्छी बात है, कुछ तो सुधरा। मैंने कहा, मेहरी तुम्हें वाकई नहीं पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था? मेहरी कस्म उठाकर बोली, नहीं यासिर, क्या तुम ये सोच भी सकते हो कि मेहरी को तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चले और मेहरी आराम से बैठी रहे? मुझे अगर इल्म होता तो मैं उड़ती हुई तुम्हारे पास आ जाती। ये कहते हुए मेहरी ने अपने दोनों बाजू साइड से मेरी कमर के गिर्द डालकर अपने बाजुओं के साथ चिपका कर मेरे कंधे पर सर रख के मुझे बाजुओं के अहाते में ले लिया। मैंने प्यार से इसके रोटी जैसे गाल पर हाथ रखा और गाल को थपथपाकर हाथ की उंगलियों को इसके कान के ऊपर आए हुए रेशमी बालों में सरकाती हुए हाथ को इसके सर के पीछे ले गया और मुसलसल ऐसे करता रहा और मेहरी की तरफ गौर से देखकर उसकी असलियत जानने की कोशिश करता रहा, मगर सिवाय इसके चेहरे पर खुलूस मोहब्बत और मासूमियत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं मुसलसल इसके हुसैन चेहरे को टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। मेहरी ने पलकों की झालर को आंखों से उठाया और मेरे हाथ पर अपना मखमली हाथ रखा और मेरे हाथ को प्यार से सहलाते हुए बोली, क्या देख रहे हो? मैंने चौंक कर उसकी झेल सी आंखों में देखते हुए नफी में सर हिलाया कि कुछ नहीं। मेहरी बोली, कुछ तो देख रहे हो? मैंने इसकी आंखों में मस्ती देखकर रोमांटिक अंदाज में मेहरी के बालों को सहलाते हुए कहा, देख रहा हूं कि कितनी फुर्सत से तुमको बनाने वाले ने बनाया है। तुम्हारा एक एक अंग मेरे जज्बात को चिंगारी देता है। मेहरी तुम हसन की देवी हो। मेहरी मेरा दिल करता है कि तुम्हारे जिस्म के एक एक जर्रे को छूकर अपनी ख्वाहिश को अमर कर लूं। मेहरी के गुलाबी गाल सुर्खी माइल हो रहे थे। मेहरी ने मेरी बात सुनकर मेरी कमर के गिर्द से बाजू हटाए और मुझसे अलग होकर मेरे सामने खड़ी हो गई और अपने गिले में डाला हुआ दुपट्टा उतार कर शीशे के मेज पर फेंक कर बाजू फैलाकर आंखें बंद करके बोली, यासिर आओ अपनी मर्जी को आज जी भर कर पूरा कर लो। ये जान सब कुछ तुम्हारा है। शेरनी की तड़प देखकर शेर भी होश खो बैठा। इसने लंबा सांस अंदर को खींचा और मेरी तरफ बड़ी हैरानगी से देखते हुए बोली, यासिर तुम वैक्स करके आए हो? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मगर तुम्हें कैसे पता चला? तो मेहरी मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे सीने से आफ्टर वैक्सिंग लोशन की समील आ रही है। मैंने कहा, वाजी बड़ी बात है, लगता है तुम भी करवाती हो। मेहरी बोली, हाँ करवाती हो, मगर मैं हैरान हूं कि तुम भी करवाते हो। तो मैंने कहा, छोड़ो यार, क्या बातें लेकर बैठ गई हो? और उससे पहले कि मेहरी कोई और बात करती मैं मेहरी के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बातें करने के बाद हम दोनों नुमगुना अपने होश गंवा बैठे। पहले तो मेहरी मेरा साथ दे रही थी और बड़े अच्छे अंदाज से पेश आ रही थी, जिससे मुझे लगा ये भी वही कुछ चाहती है जो मैं चाह रहा हूं। मतलब हद से गुजर रही थी मुझे पर, तो वैसे ही सूफी वाला नशा था। बस फिर मैं शुरू हो गया। असद दौरान ही मेहरी बेजान होकर वापस बेड पर गिर गई। मेहरी को यूं बेजान गिरते देखकर मैं भी डर गया। मैं जल्दी से उठा और मेहरी के चेहरे के पास आकर मेहरी के गालों को थपथपाने लगा और ई मेहरी कहकर आवाजें देने लगा, मगर मेहरी बेसुध लेटी हुई थी। मैंने कान लगाकर मेहरी के दिल की धड़कन को सुना तो मुझे कुछ हौसला हुआ कि मेहरी जिंदा है और सिर्फ बेहोशी हुई है। मैं छलांग मारकर बेड से उतरा और बाहर किचन की तरफ भागा। किचन में पहुंचकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और भागकर कमरे में पहुंचा तो मेहरी वैसे ही बेड पर टांगें फैलाए बेहोश पड़ी थी। मैंने बोतल का ढक्कन खोला और बेड पर चढ़कर मेहरी के चेहरे के ऊपर अपना हाथ किया और बोतल में से ठंडा पानी हाथ पर डालकर मेहरी के मुंह पर पानी के छींटे मारने लग गया। कुछ देर छींटे मारने और मेहरी को आवाज देने से मेहरी ने कराहते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलना शुरू की। तो मेरी जान में जान आई। मैंने बोतल साइड टेबल पर रखी और मेहरी के बालों को सहलाते हुए इसे आवाज देने लगा, मेहरी होश करो, उठो मेहरी उठो। ओ मेहरी ने आंखें खोली और मुझे पहचानने की कोशिश करने लगी। जैसे जैसे मेहरी मुझे पहचानती गई, इसकी आंखों में नफरत और गुस्से के शोले बढ़ते गए। कुछ देर बाद जब मेहरी बेहतर हुई तो मेहरी ने दोनों हाथ मेरे सीने पर रखते हुए मुझे पूरे जोर से धक्का दिया और जोर से चीखी, गेट लोस्ट आई और कल यू। मैं मेहरी के ऊपर झुका हुआ था। मुझे जरा भी मेहरी के इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इसके अचानक यूं धक्का देने से मैं पीछे को हुआ और मैं जो पहले ही बेड के किनारे पर बैठा हुआ था
अपना तवाजुन बरकरार न रखते हुए पीछे को कलाबाजी खाकर कारपेट पर जाकर गिरा। महरी मुझे मुतवातिर अंग्रेजी में पत्ता नहीं क्या गालियां दिए जा रही थी। मैं नीचे गिरते ही खुद को संभालते हुए उठा और फिर महरी की तरफ बढ़ा और उसके सर पर हाथ फेरने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगा, तो महरी ने कहर आलूद नजरों से मुझे देखते हुए मेरे हाथ को हुआ में ही अपने हाथ से झटक दिया और बोली, दफ हो जाओ जलील इंसान, जानवर पेंडू। मैंने कहा, महरी बात तो सुनो। महरी फिर जोर से चलाई, आई सेड गेट लोस्ट, और रोने लग गई। महरी की आंखों से आग बरस रही थी। जब मैंने देखा कि महरी अब किसी तौर भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो मैंने जल्दी से अपने आप को ठीक किया और महरी को यूं ही बेड पर छोड़कर कमरे से बाहर निकल आया और गेट की तरफ चल दिया। इससे पहले कि मैं गेट खोलकर बाहर निकलता, मैंने अभी गेट की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक कमरे से धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। गेट की तरफ बढ़ता हुआ मेरा हाथ रुक गया और मेरे दिमाग में महरी आ गई कि कहीं वो तो नहीं गिरी। मैं उल्टे पांव कमरे की तरफ भागा और टीवी लाउंज से होता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो महरी बेड से नीचे कालीन पर गिरी हुई थी और वो बेड को पकड़कर उठने की कोशिश कर रही थी। मैं भागकर महरी के पास पहुंचा और उसको कंधों से पकड़कर उठाने लगा तो महरी ने अपने कंधे मुझसे छुपाने की कोशिश करते हुए गुनूदगी की हालत में मुझे फिर बुरा भला कहने लगी। मैंने इसकी गालियों की परवाह न करते हुए महरी के कंधों को मजबूती से पकड़ा और उसको खड़ा करके बेड पर बैठा दिया। महरी का रंग पीला पड़ चुका था। महरी बेड पर बैठी तो फिर आगे को गिरने लगी तो मैंने इसे पकड़ लिया। महरी मेरे कंधे पर सर रखकर मेरे सीने पर मुक्के मारते हुए मधोशी में बोली जा रही थी और रो रही थी, यासिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे यकीन को क्यों तोड़ा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? महरी फूट फूट कर रो रही थी। मैं महरी को कंधे से लगा इसके बालों को सहलाते हुए इससे मुआफिया मांगने लग गया। महरी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और मुझे मारती जा रही थी। कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहा। मैं भी महरी के रिलैक्स होने का इंतजार करता रहा। 15-20 मिनट गुजर गए। मुझे असद के आने का भी डर था कि वो ना आ जाए इतनी जल्दी। महरी से भी नहीं संभल जाना था और बेड की हालत भी कुछ ऐसी थी कि कमरे में दाखिल होने वाले की सीधी नजर बेड पर जानी थी। महरी कुछ देर रोने और मुझे पीटने के बाद रिलैक्स हुई तो मैंने इसे वॉशरूम की तरफ लेकर चल पड़ा। महरी से चलना दुश्वार था, वो टांगों को खोलकर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। महरी की हालत देखकर मैंने इसे कहा कि मैं उठा कर ले जाऊं तुम्हें। महरी ने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं मैंने ऐसे ही जाना है। महरी बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह अपनी बात मनवाने की जिद कर रही थी। मैं महरी को लेकर वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर उसके साथ अंदर जाने लगा तो महरी बोली, छोड़ दो मुझे और जाओ। ओ मैंने कहा, महरी तुम फिर गिर जाओगी। ओ महरी बोली, गिरने दो मुझे, मरने दो मुझे, मेरे पास अब बचा ही किया है, मैंने जी कर क्या करना है। मैंने महरी को कहा, महरी मुझे मुआफ कर दो, मुझे नहीं पता चला, बस सब कुछ अचानक हो गया था। मैं हूं ना, मुझे जो चाहे सजा दे दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मगर प्लीज ऐसी बेरुखी मत दिखाओ और खुद को संभालो, असद किसी वक्त भी आ सकता है। अगर इसने तुम्हारी ये हालत देख ली तो इसको क्या जवाब दोगी? महरी बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में थी और मेरे सीने के साथ लगी वक्फे वक्फे से मुक्के मारी जा रही थी। मैं भी इसे दिल की भड़ास निकालने का मौका फराहम कर रहा था ताकि महरी का सारा गुस्सा उतर जाए और उसकी हालत संभल जाए। महरी सुर्ख और नशीली आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। महरी फिर बोली, यासिर जा बाहर। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, महरी प्लीज एक दफा मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम्हारी तबीयत सही हो गई है तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, मगर अभी मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। महरी की हालत और उसकी तकलीफ देखकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं वाकई इंसान नहीं, जानवर ही हूं। अगर मैं आराम से करता तो महरी को इतनी तकलीफ भी नहीं होती थी और महरी की नजरों से भी नहीं गिरना था। मैं दिल ही दिल में अपनी बेगैरती को कोस रहा था और फिर महरी को लेकर वॉशरूम से बाहर आ गया। महरी अब काफी बेहतर महसूस कर रही थी। कमरे में आकर मैंने महरी को बेड पर जैसे ही बिठाया तो महरी पीछे को गिरती बेड पर लेट गई और दोनों हाथ मुंह पर रखकर फिर रोने लग गई। मैंने महरी को बाजू से पकड़कर हिलाया और बोला, महरी यार अब बस भी करो, असद किसी वक्त भी आ सकता है। महरी मुंह से हाथ हटाकर गुस्से से चीखते हुए बोली, मुझे नहीं पड़ती, आने दो जिसे भी आना है। खैर मैंने ही इसे नॉर्मल हालत में दोबारा किया। फिर मैं धीरे से बोला, महरी मैं क्या करूं, तुम चीज ही ऐसी हो जो मुझे बहकने पर मजबूर कर देती है। कसूर मेरा नहीं, तुम्हारे इस मखमली बदन का है। तुम सर से पांव तक आब हयात हो जिसको पीकर मैं हमेशा के लिए अमर होना चाहता था। महरी ने मेरी बात सुनते ही मुझे पीछे को धक्का दिया और आगे से अपने आप को सीट करती हुई खड़ी हुई और पलटकर मुझे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम उसको प्यार का नाम देते हो, तुम उसके पुजारी हो और तुम्हारी उन्हीं बातों में आकर मैं अपनी इज्जत गंवा बैठी हूं। यासिर अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो अभी के अभी दफ हो जाओ यहां से और आज के बाद मुझे शक्ल मत दुखाना। तुमने मेरे एतबार को तोड़ा है, मेरे जज्बात से खेले हो। मैंने कहा, महरी। अभी मेरे मुंह से इतना ही लफ्ज निकला था कि महरी फिर चिंघाड़ कर बोली, शट अप, और दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए बोली, गेट लूस्ट फ्रॉम माई हाउस। मैं भी कब से इसकी बकवास सुन रहा था और उसको बर्दाश्त कर रहा था।
मेहरी से अंग्रेजी बेइज्जती करवाते ही मैं छलांग मारकर गुस्से से बेड से नीचे उतरा और अपना जूता पहनकर कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर गर्दन घुमाकर मेहरी की तरफ देखा, जो मेरी ही तरफ देख रही थी। मैंने मेहरी की आंखों में आंखें डालें, नजरों से नजरें मिलें, दोनों की नजरों में गुस्सा था, आग थी, कहर था। मैं धाड़ते हुए गिरजा और रोबदार आवाज निकालते हुए मेहरी की आंखों में आंखें डालकर बोला, मेहरी। मेरी गरजदार आवाज सुनकर मेहरी सहम गई और एकदम उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय डर झलकने लग गया। मैं फिर गुस्से से धाड़ा, मेहरी में जा रहा हूं और मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि याद से बेड की चादर बदल लेना, ये ना हो कि तुम्हारी अम्मी या असद आकर कमरे का नजारा देख लें। मैं गुस्से में भी मेहरी को मजाक करके बाहर की तरफ चल दिया। मेहरी मेरी बात सुनकर दांत भींच कर रह गई। मैं गेट के पास पहुंचा और गेट खोलकर बाहर झांका तो गिल्ली में बच्चों को खेलते देखकर मैं बाहर निकला और बाजार की तरफ चल दिया। पहुंचकर नहा धोकर फ्रेश हुआ और बाहर निकल गया। कुछ देर गिल्ली के दोस्तों के साथ गप्पे मारने के बाद वापस घर आ गया। अगले दिन दुकान पर भी कुछ खास न हुआ। उज़मा और नसरीन को स्कूल से छुट्टियां थीं और सदफ को वैसे ही मैं साथ नहीं लेकर जाता था, इसलिए मुझे अकेले भी जाना पड़ता। तकरीबन एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। सूफी भी इन दिनों में 2 बार दुकान पर नहीं आई और ना ही मुझे इसका सामना करने की हिम्मत हुई। हफ्ता पूरा ही मेरी काम में मसरूफियत की वजह से गुजर गया। एक दिन शाम को अंकल सज्जाद ने मुझे बताया कि यासिर बेटा, कल मैंने माल लेने लाहौर जाना है और तुम दुकान पर जरा होशियार रहना और तवज्जो से दुकानदारी करना। मैंने कहा, जी अंकल, अब बेफिक्र होकर जाए, मैं संभाल लूंगा। दूसरे दिन मैं अंकल सज्जाद के घर गया तो अंकल सज्जाद मुझसे पहले ही चले गए थे और दुकान की चाबियां घर ही दे गए थे। मैंने घर से चाबियां लें और दुकान पर चला गया। दुकान पर पहुंचा तो अंकल की मोटरसाइकिल दुकान के बाहर ही खड़ी थी। मैंने दुकान के शटर खोले और दुकान की सफाई करने लग गया। कुछ देर बाद साथ वाली दुकान का लड़का मुझे मोटरसाइकिल की चाबी दे गया और साथ में अंकल का मैसेज भी दे दिया कि मोटरसाइकिल यासिर को कहना मोटरसाइकिल को लेकर कहीं जाए, न ही किसी और के दे। मैंने अच्छा कहकर इससे चाबी ली और दराज में रख दी। कुछ देर बाद जुनेद आ गया, मगर दूसरा लड़का शाहिद अभी तक नहीं आया था। जुनेद ने आते ही अंकल का पूछा तो मैंने बताया कि अंकल तो लाहौर माल लेने गए हैं। जुनेद ने हैरान होते हुए कहा, कल अंकल ने तो हमें बताया ही नहीं। मैंने कहा, शायद उनका अचानक प्रोग्राम बना हो। ऐसे ही हम बातें करते रहे, कस्टमर्स की भी आमद शुरू हो गई। शाहिद दुकान पर था, आया, इसने शायद छठी कर ली थी। मुझे इस पर गुस्सा भी बहुत चढ़ा कि अंकल भी दुकान पर नहीं है और ये भी छठी करके बैठ गया है। दोपहर का वक्त हुआ तो जुनेद खाना लेने चला गया और मैं दुकान के फ्रंट पर बैठ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि फरहत बुर्क़े पहने अपनी अम्मी के साथ दुकान में दाखिल हुई और बड़ी शौखी से मुझे सलाम किया और दुकान के सेंटर में बैठ गई। फरहत की अम्मी काफी ज़ईफ अलउमर खातून थी। जिस उम्र की स्टेज पर फरहत की अम्मी थी, इस उम्र में नजर भी काफी कमजोर हो जाती है, इसलिए फरहत अपनी अम्मी का हाथ पकड़े हुए चलती थी। बेंच पर बैठते हुए फरहत बड़ी शौक नजरों से मुझे देखकर बोली, यासिर, कोई नई वैरायटी आई है दुकान पर तो दिखाओ। मैं भी उनके पास पहुंच चुका था और उनका हाल अहवाल पूछने के बाद फरहत को बोला, आप आगे आ जाएं तो बेहतर है, सारी डिजाइनिंग आगे पड़ी है। फरहत अपनी अम्मी को उधर ही बैठे रहने का कहकर दुकान के आखिर में चली गई और बेंच पर बैठते हुए आहिस्ता से बोली, आजकल किधर मसरूफ रहते हो, कभी चक्कर भी लगाया करो। मैंने कहा, बस दुकान पर काम का जोर है, इसलिए रात को भी लेट ही जाता हूँ, इसलिए थका होता हूँ तो टाइम नहीं मिला और अपने भी तो 2 बार राब्ता नहीं किया। फरहत बोली, जनाब, मैं इसीलिए आज स्पेशल आई हूँ कि नवाब साहिब को याद करवाऊं कि हम भी तुम्हारी राह देखने वालों में से हैं। फरहत ने यह बात बड़ी दो मानी अंदाज से की थी। मैंने चौंक कर फरहत की तरफ देखा और कहा, देखने वालों का क्या मतलब? फरहत हंस कर बोली, कुछ नहीं, मैंने तो वैसे ही कहा है, तुम तो ऐसे चौंके हो जैसे वाकई कोई बात है। मैंने अलमारी से सूट निकालकर फरहत के आगे खोलते हुए कहा, जनाब, मैं तो आपके इशारे का मुंतजिर था, मगर आपको तो इशारा करने की भी फुर्सत नहीं थी। फरहत बोली, लो फिर मैं इशारा करने ही आई हूँ कि अगर वक्त मिले तो आज रात को हुसैन बनाने के लिए। मैंने ये सुनते ही हाथ में पकड़े हुए सूट को इस अंदाज में खोलकर फरहत के चेहरे की तरफ